नमस्कार बच्चों, अपन बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के टॉपिक के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बच्चों, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन शब्द का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पावरफुल वाला आयन या अणु जब आएगा तो वो कम पावरफुल वाले अणु को वहाँ से धक्का दे देगा और उसके स्थान पर स्वयं स्थापित हो जाएगा। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आएगा कौन? तो आगे लिखा हुआ है बच्चों नाभिक स्नेही, अर्थात नाभिक से स्नेह करने वाला। स्नेह का मतलब होता है आकर्षण। अब नाभिक की तरफ आकर्षित कौन होगा? माइनस वाला। तो मैं आपको एक अभिक्रिया के द्वारा समझाता हूँ बच्चों। जैसे मान लो कि ये कोई कार्बन है और जिससे जुड़ा हुआ है हेलोजन समूह। अब हम जानते हैं कि हेलोजन की विद्युतनीयता आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण हेलोजन पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। और जैसे नाभिक स्नेही, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, यह इस स्थान पर अटैक करेगा। अटैक क्यों करेगा? क्योंकि आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश आने के कारण यहाँ पर बंध जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है। जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा तो हेलोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा? नाभिक स्नेही। ये कार्बन वैसा का वैसा और हेलोजन बाहर। अब ये बंध क्यों टूटा? क्योंकि यहाँ पर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश आ चुका है, इसके कारण। आगे अपन बात करते हैं कि हेलोजन जो हैं, ये हेलोजन कौन कौन होते हैं बच्चों? तो ये हेलोजन होते हैं F-, Cl-, Br- और I-। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आगे बात करें अपन तो आगे चलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब नाभिक स्नेही जब इसके ऊपर अटैक करता है तो किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। तो जैसा कि हमने बोला, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। नाभिक स्नेही के रूप में हम कोई सा भी माइनस वाला लेंगे। जैसे ही ये CH3 CH2Br के ऊपर अटैक करेगा तो यह यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बंध टूट जाएगा और ये बंध टूटने के बाद निर्माण होगा CH3 CH2Nu प्लस Br-। क्लियर है बच्चों? जैसा कि उदाहरण के द्वारा समझते हैं, न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही की जगह क्या आ सकता है? तो नाभिक स्नेही के रूप में मैं उदाहरण में ले सकता हूं बच्चों जिसके ऊपर माइनस आता है। अब माइनस किसके ऊपर आता है? OH के ऊपर माइनस, CH3O के ऊपर माइनस, NH3Cn- और H-। अब H- को अपन बोलते हैं हाइड्राइड आयन, Cn- को बोलते हैं साइनाइड आयन, NH3 को अपन जानते हैं अमोनिया होती है, CH3O- जो कि ईथर का एक मूलक है, और OH- हाइड्रोक्साइड आयन। अब जैसे ये माइनस वाले वापस इस Br बंध पर अटैक करेंगे तो Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो निर्माण हो जाएगा बच्चों CH3 CH2OH, जिसे अपन एथेनॉल बोलते हैं। CH3O- अटैक करेगा बच्चों तो ये निर्माण हो जाएगा CH3 CH2O CH3, जो कि ईथर का उदाहरण है। NH3 इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये निर्माण हो जाएगा CH3 CH2NH2, जो कि एमीन का उदाहरण है। Cn- अटैक करेगा तो निर्माण हो जाएगा CH3 CH2Cn, जो कि साइनाइड है। हाइड्राइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों तो CH3 CH2 और H, अर्थात एथेन। अब यहाँ पर बात होती है बच्चों की सर NH3 के ऊपर तो माइनस नहीं आ रहा, फिर ये नाभिक स्नेही कैसे बन गया? तो देखो, माइनस आना ही जरूरी नहीं है, माइनस की तरह व्यवहार करें वो भी जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बंद बना दिया, तो अर्थात एक लोन पेयर अभी बचा हुआ है और इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या होते हैं? ऋणात्मक प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ये हाइड्राइड आयन के बारे में अगर आप जाने कि ये हाइड्राइड आयन आता कहाँ से है, तो ये हाइड्राइड आयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है LiAlH4। आगे अपन बात करते हैं बच्चों, इस संश्लेषित हाइड्रोकार्बन में
इस संश्लेषित हाइड्रोकार्बन रसायन के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, क्योंकि इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे उत्पादों का निर्माण होता है। इसमें उत्पादों की एक विशिष्ट श्रृंखला प्राप्त होती है और इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम क्रियाविधि को दो प्रकार से समझ सकते हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन की क्रियाविधि के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों SN1 क्रियाविधि। SN1 क्रियाविधि होती क्या है? तो जैसा कि हमने पहले बताया कि 4 बंद वाला हम कोई कार्बन लेंगे, तो मैं लेता हूँ बच्चों CH3 का होल थ्राइस Br। इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं H2O से। तो जैसे ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो निर्माण होगा CH3 का होल थ्राइस OH प्लस HBr। ये हो गया तृतीयक एल्कोहल। और इस अभिक्रिया की दर जो है, इस अभिक्रिया की दर को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और दर का फॉर्मूला होता है K और सांद्रता की घात। तो CH3 का होल थ्राइस ये हो जाएगा CBr, क्योंकि हम हमेशा क्रियाकारक लेते हैं। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर घात आ जाएगी 1, और H2O की घात आ जाएगी 0। और हम जानते हैं कि किसी की भी घात 0 का मतलब 1 होता है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर कोई योगदान नहीं होगा। सारा योगदान किसका होगा? 3 डिग्री हेलाइड का। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि यह एक यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया है। यह यूनिमोलिक्यूलर अभिक्रिया है। अब ये यूनिमोलिकुलर शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? तो यूनिमोलिकुलर शब्द का मतलब होता है अणुकणिक अभिक्रिया। अणुकणिक अभिक्रिया क्या होती है? इसमें एक अभिक्रियाशील अणु संक्रमण अवस्था बनाता है, और किसी अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया के एक चरण में भाग लेने वाले अभिक्रियाशील अणुओं की संख्या होती है। दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो अभिक्रिया के एक ही स्टेप में भाग लेने वाले अभिक्रियाशील अणुओं की संख्या होती है। यह केवल पॉजिटिव अर्थात धनात्मक हो सकती है और पूर्णांक हो सकती है, दशमलव या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये कैसे अभिक्रिया को पूर्ण करता है। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या होती है बच्चों? तो CH3 का होल थ्राइस C, और ये हो गया Br के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर है बच्चों। तो जैसे ही यह Br अधिक विद्युत ऋणी है, C कम विद्युत ऋणी है, तो यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यह बंध टूट जाएगा, और बंध टूट जाएगा तो निर्माण होगा CH3 का होल थ्राइस C प्लस अर्थात कार्बोकेटाइन का, और Br माइनस अर्थात ब्रोमाइड आयन का। अब स्टेप नंबर 2 जो है बच्चों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि H2O यहाँ पर अभिक्रिया करवाता है। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना CH3 का होल थ्राइस C प्लस, ये अभिक्रिया अर्थात अटैक करेगा H2O। इसको अपन थोड़ा सा डिफाइन करके लिखते हैं। मैं इसको H2O को इस प्रकार लिख देता हूँ ताकि मैं पूरा समझा सकूँ। अच्छा, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो बच्चों निर्माण किसका होगा? CH3 का होल थ्राइस C। यहाँ भी OH और यहाँ भी H, लेकिन यहाँ पर इसके बंध पूरे हो गए हैं, और इस कार्बन का प्लस किसके ऊपर चल जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन हम जानते हैं कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व जो होता है वह हमेशा ऋणावेश धारण करके रखता है, धनावेश नहीं रखता है। इसीलिए कार्बन के ऊपर प्लस आ सकता है, ये तो मानने वाली बात है, किंतु ऑक्सीजन ऋणावेश, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होते हुए उसके ऊपर प्लस नहीं आ सकता। अर्थात यह जो अवस्था बनी, यह अवस्था अधिक समय तक स्थायी नहीं रहेगी, और अधिक समय तक स्थायी नहीं रहेगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? तो यह ऑक्सीजन अपने एक हाइड्रोजन का त्याग कर देगा, और निर्माण हो जाएगा स्टेप नंबर 3 का। स्टेप नंबर 3 क्या बोलती है बच्चों? CH3 का होल थ्राइस C, O, यहाँ भी H, यहाँ भी H, इसके ऊपर आ गया प्लस, तो ये अपने इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, तो ये निर्माण हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस
C और ये बन जाएगा OH अर्थात एल्कोहल का। और इसकी अभिक्रिया की जो दर जो है वो अभिक्रिया की दर हो जाएगी बच्चों K इंटू RX अर्थात ऐसे कार्बन जो हेलोजन से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन को यहाँ पर लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की सांद्रता हम वैसे भी 0 कर देंगे, अर्थात घात 0 हो जाएगी तो उसका मतलब 1 हो जाएगा। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं बच्चों, और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा SN1। पहले यहाँ से एक ग्राफ बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा घटेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा घट जाएगा। ये तो है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, ये स्टेप 3। RX प्लस NU माइनस अर्थात ये पहला स्टेप जिसमें नाभिक ने ही अटैक करता है किसके ऊपर, हेलोजन और कार्बन के बीच बने हुए बंध के ऊपर। तो बंध को तोड़ने के लिए हमारे को ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये वाली स्टेप जो है ये कैसी है बच्चों, उष्मा शोषी, क्योंकि उष्मा ग्रहण करेगा तभी जाकर के बंध टूटेगा। और उच्च उष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसी के कारण यहाँ पर ये ग्राफ बढ़ रहा है। ये पहली स्टेप है बच्चों जो शिखर पर जाकर के रुक रहा है, अर्थात इसकी संक्रमण अवस्था का जो ऊर्जा है संक्रमण अवस्था की वो सबसे ज़्यादा है। थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ पर थोड़ा कम आ रहा है बच्चों, और वापस ये फिर बढ़ रहा है, और लास्ट में जाकर के ये वापस नीचे आ रहा है। लास्ट में जाकर के जो नीचे आ रहा है, जैसा कि हम ग्राफ में देखें तो पहले तो ये रेखा बढ़ रही है, रेखा बढ़ने का मतलब ई का मान बढ़ रहा है, और जब उष्मा बढ़ती है तो उष्मा ग्रहण करेगी तभी बढ़ेगी, इसलिए इसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। लेकिन अगर अपन ऊपर की साइड से देखें +2 वाले से, तो यहाँ से ग्राफ घट रहा है, घटने का मतलब ऊर्जा की कमी हो रही है। अब ऊर्जा की कमी कब हो जाएगी, जब ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो यह वाला जो स्टेप है यह है उष्मा शेपी। तो यह उष्मा शेपी प्रक्रिया है, पहले वाली उष्मा शोषी प्रक्रिया है। बीच में संक्रमण अवस्था के पास का ग्राफ जो है वो न्यूनतम है, और प्रथम चरण में सबसे अधिक सक्रियण ऊर्जा होती है, क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ग्रहण करेगा तो ऊर्जा का अर्थात उष्मा का मान बढ़ेगा, जिससे नाभिक स्नेही, इसका नाभिक स्नेही से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि नाभिक स्नेही कभी भी सक्रियण ऊर्जा को प्रदर्शित नहीं करता है। जो स्थितियां कार्बन के निर्माण के लिए अनुकूल होती हैं वह अभिक्रिया की दर को तेज कर देती, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां होगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और विपरीत परिस्थितियां होगी तो अभिक्रिया की दर घटेगी। कुछ ऐसे कारक भी हैं जो अभिक्रिया की दर को अर्थात SN1 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, और वह कारक जो SN1 की अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं वह कौन से कारक है बच्चों? तो पहले नंबर पे नाम आता है प्रतिस्थापन प्रभाव का, कौन शिफ्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पे नाम आता है विलायक प्रभाव का, और तीसरे नंबर पे नाम आता है परित्याग समूह प्रभाव का। क्लियर है बच्चों?